हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव पर। तो बच्चों, आज आपकी मास्टर क्लास होएगी और आज की मास्टर क्लास में हम जो पढ़ेंगे 12th का 5वां अध्याय, कौन सा, वंशागति एवं विविधता के नियम। ठीक है, तो कुल मिला के बात करें तो चैप्टर है हमारा जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। ठीक है, जिसके दो चैप्टर है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। ठीक है, आज हम चैप्टर 5 की मास्टर क्लास लेंगे और आज हम चीज़ों को समझेंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जेनेटिक्स जो है आनुवांशिकी जो है वो बहुत टफ है। मैं मानूंगा, हाँ टफ है, लेकिन कब टफ है? जब आप उसको ढंग से नहीं पढ़ते हैं। अब ये बच्चों में भ्रम है कि ये बहुत टफ पड़ती है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। देखिए बेटा जी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी, तभी ये बहुत इजी लगेगी। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। हमारा सबसे पहली चीज आपको दिख रहा होगा शब्द क्या, आनुवांशिकी। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, जेनेटिक्स। क्या होता है जेनेटिक्स? आपसे कोई पूछे सिंपली क्या होता है जेनेटिक्स, तो देखिए आनुवांशिकी या जेनेटिक्स, आप सभी ने नाम सुना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है वंशागति और एक है विविधता। ठीक है, एक है बेटा जी वंशागति और एक है विविधता। अब क्या होती है वंशागति, क्या होती है विविधता, वो हम पढ़ने वाले हैं यहां पर। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, वंशागति। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटेंस और विविधता को बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं क्या होती है वंशागति। देखिए, जब मैं पैदा हुआ या आप लोग जब पैदा हुए होंगे, तो उस टाइम पर आपके पेरेंट्स में से किसी ने बोला, अरे जैसे मेरे पेरेंट्स ने बोला, अरे मेरी आंखें जो हैं वो मेरे फादर की तरह है, मेरी नाक जो है वो मेरी मदर की तरह है, मेरा फेस जो है वो किसकी तरह है, मेरे फादर की तरह है। यानी कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स से मेरे अंदर कुछ लक्षण आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या जा रहे हैं, लक्षण जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो यही लक्षणों का जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना क्या कहलाती है, वंशागति। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन था ना। ठीक है, तो वंशागति आपको समझ में आ गया। अब जरा सोचिए, क्या मैं हूबहू कॉपी हूं क्या अपने पेरेंट्स की? क्या मैं डिट्टो अपने मदर या अपनी फादर के जैसा दिखता हूं क्या? नहीं, वैसा नहीं दिखता। यानी कुछ ना कुछ मेरे अंदर क्या है, परिवर्तन आए हैं। वही परिवर्तन क्या कहलाती हैं, विविधताएं। तो जरा सोचिए, दोनों मिलकर क्या कहला रहे हैं आपके, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। यानी कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, लक्षण जा रहे हैं। लेकिन ये जब लक्षण चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ क्या लेकर आ रहे हैं, विविधताएं लेकर आ रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी। बताएं, ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई है ना। आई, अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्या, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक कौन है? कौन है? आप सभी जानते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन है, मेंडल। सभी ने सुना हुआ है, किस पर काम किया था, मटर पर, पाइजम सटाइवम पर काम किया था ना। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, पहला तो आप सभी जानते थे, दूसरा नहीं जानते होंगे तो ध्यान से सुनिएगा। आधुनिक आनुवांशिकी आधुनिक आनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक का नाम याद रखना बेटा जी, बैटसन। भूलना मत, कौन थे बेटा जी, बैटसन। ठीक है, तो बैटसन कौन है, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक। ठीक है, दूसरा, सॉरी तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक। अब प्रायोगिक का मतलब है एक्सपेरिमेंटल। किसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए आनुवांशिकी से रिलेटेड? तो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं ड्रोसोफिला पर किसी ने कार्य किया था, कौन था, मॉर्गन। ठीक है, तो मॉर्गन कौन है, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है, बेटसन।
और सिंपल जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल। ठीक है, चौथा ध्यान से सुनिएगा, चौथा मानव आनुवांशिकी के जनक, किसके? मानव आनुवांशिकी के जनक कौन है बेटा जी? वैज्ञानिक का नाम याद रखना, गैरोड। कौन थे? गैरोड। ठीक है, तो गैरोड कौन है? मानव आनुवांशिकी के जनक। उन्होंने मानव आनुवांशिकता पर कार्य किया था। प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है? मॉर्गन। आधुनिक मॉडर्न आनुवांशिकी के जनक कौन है? बेटसन। जेनेटिक्स के जनक कौन है? मेंडल। सिंपल सा था ना। अब क्वेश्चन आएगा साहब, ये जेनेटिक्स या ये आनुवांशिकी शब्द जो है ये किसने दिया था? तो ये शब्द भी किसने दिया था? याद रखना, उसने, जिसे हम आधुनिक आनुवांशिकी का जनक बोलते हैं। कौन? बेटसन। तो देखिए, बेटसन दो जगह आ गया। बेटसन ने शब्द भी दिया, क्या? जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, और बेटसन जो है वो आधुनिक आनुवांशिकी के जनक है। बताएं, ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई? लिखते जाइएगा इन सारी चीजों को। चले आगे। अब आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुनना, आगे बढ़ने से पहले आपको ये जो जेनेटिक्स जो हम पूरी पढ़ेंगे उसमें कुछ शब्द हैं, ठीक है, उन शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कौन से शब्द है? आइएगा देखिएगा। तो मुख्य आनुवांशिकी शब्द हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला शब्द आ रहा है कारक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ था? मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल ने जब अपना प्रयोग किया, किसके ऊपर? पाइजम सटाइवम यानी मटर के ऊपर। तो एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये कितने साल तक किया? 7 साल तक किया था। अभी मैं आपको बताऊंगा कितने सालों तक किया था। 7 ईयर्स तक किया था। किसके ऊपर? मटर के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ नियम बताए होंगे, कुछ चीजें बताई थी। ठीक है, क्या बताया उन्होंने? देखिए, उन्होंने बताया कि भाई, ध्यान से सुनना, मेंडल ने बोला कि भाई कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई रसायन है, कोई ना कोई केमिकल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। ये किसने बताया? मेंडल ने। क्या? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई रसायन जा रहा है, और उसी रसायन को उन्होंने नाम दिया क्या? कारक या फैक्टर। तो आपसे अगर नीट में क्वेश्चन पूछा जाए कि फैक्टर शब्द किसने दिया, तो फैक्टर शब्द किसने दिया था? मेंडल ने। ठीक है, क्या था फैक्टर उनके अनुसार? उनके अनुसार फैक्टर कोई रसायन है, ध्यान से, फैक्टर कोई रसायन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। ठीक है बेटा जी, नोट्स, ठीक है, नोट्स आप सभी को मिल जाएंगे, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन अभी समझो, मेन मुद्दा है यहां पर क्या? समझना। समझ में आ गया? नोट्स आराम से बन जाएंगे। ठीक है, फिक्र मत करना। आप लोग कई बोलते हैं कि सर नोट्स नोट्स नोट्स, अभी समझो, मास्टर क्लास है, समझने की चीज है। ठीक है, तो फैक्टर क्या था? फैक्टर या कारक कुछ रसायन थे, किसके अनुसार? मेंडल के अनुसार, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। ठीक है, अब आप जरा सोचिए, ये जो फैक्टर है, ये कारक है, ये कौन है? सोचो, आपको पता है ये कौन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, हमारे से नेक्स्ट पीढ़ी जो आएगी उसमें हमसे दूसरी पीढ़ी में क्या जा रहा है? आप बोलेंगे सर जीन जाते हैं। कौन जाते हैं बच्चों? जीन जाते हैं। तो याद रखना, उन्हीं जीन को नाम दिया था कारक, किसने? मेंडल ने। तो मेंडल ने कुल मिला के जो जीन्स होते हैं उनको नाम दिया क्या? कारक या फैक्टर, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं ना। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फैक्टर शब्द किसने दिया? आप बोलेंगे सर मेंडल ने। फैक्टर क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन फैक्टर हैं कौन? आप बोलेंगे सर जीन है। तो जीन शब्द किसने दिया? तो याद रखना, जीन शब्द किसने दिया था? जोहेनसन ने। याद रखना, वैज्ञानिक का नाम क्या था? जोहेनसन, जिसने शब्द दिया था क्या? जीन। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई क्या? कि फैक्टर क्या थे, कारक क्या थे, जीन क्या है, दोनों एक ही चीज है। बस खेल इस चीज का है कि फैक्टर या कारक शब्द किसने दिया था? मेंडल ने, और उसको जीन शब्द किसने दे दिया? जोहेनसन ने। है क्या जीन या कारक? क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चल नेक्स्ट, एलील। क्या होता है एलील? अब ये एक ऐसा शब्द है जो अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्या होता है एलील? ध्यान से सुनना। एलील, ध्यान से सुनिएगा, एलील
दो जीन के जोड़े हैं। क्या बोला मैंने? एलील क्या है? दो जीन्स के जोड़े हैं। किसके जोड़े हैं? एलील क्या है? दो जीन के। युग्म बोल दीजिए या पेयर बोल दीजिए, जोड़े हैं। ठीक है। जो, ध्यान से सुनना, जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। ठीक है। यानी कहीं ना कहीं मेरी आंखों का रंग, मेरे बालों का रंग, मेरी त्वचा का रंग, यानी मेरे अंदर जो भी लक्षण हैं उनको निर्धारित करने का कार्य कौन कर रहे हैं? एक जोड़ी जीन। और उस एक जोड़ी जीन को हमने क्या नाम दिया है? एलील। सिंपल परिभाषा बोलिए मैंने क्या? एक जोड़ी जीन जो मिलकर क्या निर्धारित कर रहे हैं? एक लक्षण, उनको हमने क्या नाम दिया है? एलील नाम दिया है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी? समझ में आ गया ना? अब देखिएगा, आगे देखते हैं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अब बात आ रही है बच्चों कि ये जो एलील जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एलील जो होते हैं, इनमें ये जो दोनों जीन हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एलील होते हैं इनमें जो दो जीन जो हैं, ये दोनों जीन कैसे होने चाहिए? क्या दोनों प्रभावी होने चाहिए कि अप्रभावी होने चाहिए? अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं शब्द यहां पर बोलने वाला हूं। ठीक है। देखिए, आप सभी ने ये इस तरीके से देखा होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, देखा है ना? हम बोलते हैं लंबाई के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जरा सोचिए, यहां पर कैपिटल शब्द आ रहा है। कैपिटल शब्द किस चीज को बताता है? प्रभावी लक्षण को। और अगर मैं बोलता हूं स्मॉल टी, ये क्या है? अप्रभावी लक्षण। ठीक है। अब आप जरा सोचिए, यहां पर कैपिटल टी और कैपिटल टी जीन मिलकर क्या निर्धारित कर रहे हैं? एक लक्षण, लंबाई का। कैसा? लंबा, टॉल। जबकि स्मॉल टी ये दोनों मिलकर एक लक्षण निर्धारित कर रहे हैं, क्या? बौनापन। ठीक है, यानी ड्वार्फ। तो जरा सोचिए, लंबाई एक लक्षण है ना, और उस लक्षण को निर्धारित कौन कर रहे हैं? यहां पर एक जीन निर्धारित कर रहे हैं कि दो जीन निर्धारित कर रहे हैं? दो जीन, यानी दो जीन जो है उनका एक जोड़ा निर्धारित कर रहे हैं। वही जोड़ा क्या कहला रहा है बच्चों? एलील कहलाता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे बताएं, क्या दोनों जीन हमेशा प्रभावी होंगे या दोनों जीन हमेशा अप्रभावी होंगे? नहीं, एक प्रभावी हो सकता है और दूसरा अप्रभावी भी हो सकता है। यानी एलील आपके तीन तरीके से मिल रहे हैं, यानी जो जोड़ा जो है जीन का, उसमें दोनों जो जीन है वो दोनों प्रभावी भी हो सकते हैं, दोनों अप्रभावी भी हो सकते हैं, और दोनों में से एक प्रभावी और एक अप्रभावी होएगा। अब जो प्रभावी होएगा उसके लक्षण दिखेंगे, जो अप्रभावी होएगा उसके लक्षण नहीं दिखेंगे। सिंपल सा था ना? एलील शब्द समझ में आ गया ना? अब ध्यान से सुनना, ये एलील शब्द जो है ये किसने दिया था? बेटा जी ये पहले भी आ गया है। कौन? बैटसन। किसने दिया? बैटसन ने। तो अब आप जरा सोचिए, बैटसन कितनी बार आ गया है? बैटसन 3 बार आ गया। कहां कहां आया? आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? बैटसन ने। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन? बैटसन। एलील शब्द किसने दिया? बैटसन। बताएं, ये चीज समझ में आ गई है या नहीं आई है? मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो मैंने यहां पर सिंपल से दो शब्द बताए हैं। पहला मैंने कारक बताया, दूसरा मैंने आपको एलील बता दिया। एलील में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा जी। एलील क्या था? एक जीन का जोड़ा है। ध्यान से सुनना, एलील कौन है? एक जीन का जोड़ा है, एक जीन का पेयर है। ठीक है, जो एक लक्षण को क्या कर रहे थे बेटा जी? निर्धारित कर रहे थे। ठीक है। अब ये जो जोड़ा है, ये जो पेयर है, इसमें दोनों जीन आपके प्रभावी हो सकते हैं, दोनों अप्रभावी हो सकते हैं, दोनों में से एक प्रभावी और एक अप्रभावी हो सकते हैं। क्लियर है? चलें आगे। आइए नेक्स्ट, तीसरा जो यहां पर शब्द आ रहा है वो आ रहा है समयुग्मनज। अब आप कहेंगे साहब समयुग्मनज क्या होता है? देखिए, युग इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजाइगस।
याद रखना, क्या नाम देते हैं बच्चों, होमोजाइगस। अब क्या होता है समयुग्मनज, देखिए सबसे पहले तो यहां पर देखिए जायगस यानी जायगोट यानी युग्मनज शब्द आ रहा है। युग्मनज तो सब जानते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों ने चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है। युग्मनज क्या होता है, दो युग्मकों के मिलने से जो कोशिका बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मान लेते हैं अंड कोशिका है और ये शुक्राणु है, ठीक है, समझ में आ गया। हमारी बात करते हैं, ध्यान से देखना, इस अंड कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। यहां पर कितने होंगे, 46 होंगे और यहां पर भी 46 होंगे। क्या ये सही बोला मैंने, नहीं, आप जानते हैं कैसे होते हैं, ये याद रखना, ये कैसे होते हैं बेटा जी, आपके कैसे होते हैं, जल्दी से मुझे बताएं, आपके ये कैसे होते हैं, फटाफट मुझे बताएं। अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं। यहां पर कितने हैं, 23 और यहां पर भी कितने हैं, 23। समझ में आ गया, 46 मत कर दीजिएगा, कैसे होते हैं, 23 यहां 23 वहां, ठीक है। अब मैंने ये जो 23 इस तरीके से आपके गुणसूत्र होंगे 23 ऐसे, ठीक है। इनमें से मैंने मान लेते हैं गुणसूत्र उठा लिया, कौन सा गुणसूत्र, क्रोमोसोम फर्स्ट, और यहां से भी उठा लिया कौन सा, क्रोमोसोम फर्स्ट। ध्यान से सुनना, समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम फर्स्ट किसका, अंड कोशिका का, अंडाणु का, और क्रोमोसोम फर्स्ट किसका, शुक्राणु का। उठा लिया 23 गुणसूत्र में से यहां से पहला क्रोमोसोम और इधर 23 गुणसूत्र में से यहां पर पहला क्रोमोसोम उठा लिया है मैंने, उठा लिया, समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस गुणसूत्र में, ये गुणसूत्र किससे बना होता है, डीएनए से, और डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या होता है, जीन होता है। देखिए ये गुणसूत्र है, ठीक है, किससे बना हुआ है गुणसूत्र, डीएनए से, और डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है क्या बच्चों, जीन होता है। कौन होता है, जीन। अब देखिएगा यहां पर और यहां पर जीन मिल रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो जीन मिल रहा है वो मिल रहा है कैपिटल टी, और यहां पर जो जीन मिल रहा है वो भी मिल रहा है कैपिटल टी। कोई दिक्कत तो नहीं थी, समझ में आ गया ना। अब आप मुझे बताएं, ये अंडाणु और ये शुक्राणु जब जुड़ेंगे तो इनके जुड़ने से जो कोशिका बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, युग्मनज। युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। भाई 23 यहां से आए हैं, 23 यहां से आए हैं, और मिलकर कितने हो गए हैं, 46। अब जरा सोचिए, इन 46 में से क्रोमोसोम फर्स्ट मदर से भी आया, क्रोमोसोम फर्स्ट फादर से भी आया है। यहां पर जो जीन है वो कैपिटल टी है और यहां पर जो जीन है कैपिटल टी है। यानी जरा सोचिए, एक जोड़ी जीन यहां पर एक लक्षण को निर्धारित करने वाला है। ध्यान से सुनना, एक जोड़ी जीन यहां पर लक्षणों को निर्धारित करेगा, और वो जोड़ी में, उस जीन की जोड़ी में, वो एलील में दोनों जीन कैसे दिखाई दे रहे हैं, यहां पर दोनों प्रभावी हैं या नहीं है। अब अगर दोनों जीन कैसे होंगे, सेम होंगे, समान होंगे, तो ऐसा युग्मनज क्या कहलाएगा, आपका समयुग्मनज। यानी अगर मैं कैपिटल टी से इसको प्रदर्शित करता हूं, किसी भी युग्मनज को इस लक्षण के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, समयुग्मनज। अब आप जरा जल्दी से मुझे बताएं, अगर मैं स्मॉल टी और स्मॉल टी दिखाता, यहां पर मान लेते हैं यहां पर स्मॉल टी होता और यहां पर भी स्मॉल टी होता, तब मैं इसको समयुग्मनज बोलता कि विषम युग्मनज बोलता, तब भी मैं इसको क्या बोलता, समयुग्मनज। क्यों, क्योंकि दोनों जीन कैसे हैं, समान है। आगे समझ में। लेकिन जरा सोचिए, अगर यहां पर होता ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन होती, जरा जल्दी से देखिएगा। अगर यहां पर कंडीशन होती कैपिटल टी और इधर होती स्मॉल टी, तो मैं कैसे प्रदर्शित करता, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब आप मुझे बताएं, क्या ये समयुग्मनज होते, क्या इस युग्मनज में एक जोड़ी जीन जो हैं या एलील जो हैं दोनों समान हैं या अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। इस कंडीशन में युग्मनज क्या कहलाता, विषम युग्मनज। तो विषम युग्मनज के लिए
जीन प्रारूप, या मैं बोलूंगा जीनोटाइप, या किस तरीके से प्रदर्शित करूंगा, एक बड़ा और एक छोटा, जबकि समयुग्मनज में दोनों एलील कैसे होंगे, समान होंगे। तो बेटा जी मेरे ख्याल से आपको ये दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे। तो मैंने आपको 4 शब्द बता दिए हैं। कौन कौन से 4 शब्द बता दिए, जरा जल्दी से सोचिए। मैंने समयुग्मनज बता दिया, मैंने विषम युग्मनज बता दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे आगे चलते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट 5वां शब्द फेनोटाइप, और छठा क्या है, जीनोटाइप। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो मैंने अभी अभी आपको जीन्स दिखाए थे, क्या मैंने बोला था सर जी, कैपिटल टी कैपिटल टी, मैंने बोला जी कैपिटल टी स्मॉल टी, मैंने बोला जी कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी, बोला ना। अब अगर मैं किसी चीज को या मैं किसी लक्षण को, ध्यान से सुनना, ये लंबाई के लिए थे ना, अगर मैं किसी लक्षण को प्रदर्शित करता हूं लेटर से, इंग्लिश के शब्दों से, लेटर से, तो वो लेटर, वो जो प्रदर्शन किया जा रहा है किसका, जीन्स का। ये जो जीन्स यहां पर प्रदर्शित कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि साहब ये और ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये जीनोटाइप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जीनोटाइप बताते हैं। ठीक है, अच्छा जीनोटाइप को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, जीन प्रारूप। ठीक है, तो वापस से समझाऊं एक बार, ध्यान से सुने। देखिए जीनोटाइप या जीन प्रारूप का मतलब यह था कि किसी भी लक्षण को अगर आपको दर्शाना है, आपको कॉपी में लिखना है, तो आप लक्षण ये तो नहीं लिखेंगे कि टॉल है। आप लक्षण को अगर आपको दर्शाना है जीन्स के रूप में कि कौन से जीन्स मिल रहे हैं टॉल के लिए, तब आप लिखेंगे कैपिटल टी, या आप लिख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों जीनोटाइप हैं, ये लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं जीन के रूप में। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, लक्षण को प्रदर्शित किया किस रूप में, जीन के रूप में, वो क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, मैं बाहर से एक पेड़ देख रहा हूं, वो पेड़ मुझे लंबा दिखाई दे रहा है, क्या मैं देखकर, लंबा देखकर बोल दूंगा कि इसका जीनोटाइप कैपिटल टी है? नहीं, वो कैपिटल टी भी हो सकता है, वो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। ठीक है, तो बाहर से अगर मैं किसी लक्षण को देख रहा हूं तो वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप। तो सिंपल शब्दों में बोलूं, फिनोटाइप क्या था, बाहर से लक्षणों को देखना, क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। और वो फिनोटाइप को निर्धारित कौन करेगा, जीन्स निर्धारित करेंगे, वो जीन्स क्या कहलाएंगे, जीनोटाइप। तो फिनोटाइप समझ में आ गया। अच्छा, फिनोटाइप को हिंदी में क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। ठीक है, तो फिनोटाइप कौन है, लक्षण प्रारूप, और जीनोटाइप कौन है, जीन प्रारूप। तो सिंपल भाषा में बोल सकता हूं कि जीन प्रारूप निर्धारित कर रहा है लक्षण प्रारूप को, जो जीनोटाइप होएगा वो निर्धारित करेगा किसको, फिनोटाइप को। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक जो आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है मेंडलवाद, यानी आपने मास्टर क्लास में देख भी लिया होगा, क्या, मेंडलिज्म। क्या है मेंडलिज्म? देखिए मेंडलिज्म सीधा सीधा आपने याद रखना है, मेंडल ने कार्य किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, किस पे, मटर पर। कार्य करने के बाद उसने कुछ रिजल्ट दिया, रिजल्ट देने के बाद उसने कुछ नियम भी बताए। 3 चीजें हो गई हैं। क्या क्या बोला मैंने, मेंडल ने कार्य किया यानी एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने लोगों को बताया क्या रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट का फिर उसने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद में, ठीक है, क्या बताए, उसने कुछ नियम बताए। तो तीनों चीजों का मिश्रण क्या कहलाएगा, आपका मेंडलवाद। यानी एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट दिया और नियम दिए हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका मेंडलवाद कहलाएगा। चलें आगे। अब देखिए यहां पर हम मेंडल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि भैया मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो 1822 में उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहां पर, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया जगह है जहां पर हुआ था, और उसकी मृत्यु हुई थी 1884 में।
उसकी नहीं, उनकी, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो 1822 में मेंडल जी का क्या हुआ, जन्म हुआ, और 1884 में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इतना सा सिंपल सा पॉइंट। देखिए नीट के रिस्पेक्ट में चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब मृत्यु किससे हुई थी, ये क्वेश्चन एक बार एम्स में पूछा गया है। किसमें, एम्स में। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडल की मृत्यु कैसे हुई थी, तो 1884 में उनको एक रोग हुआ था, ठीक है, किडनी का। किसका रोग हुआ, किडनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृक्क, ठीक है। किडनी का एक रोग हुआ, जिस रोग का नाम है, याद रखना, ब्राइट डिजीज। बस इतना सा याद रखना है। तो ब्राइट डिजीज हुई थी किसको, मेंडल को। किडनी का रोग था जिससे उनकी 1884 में मृत्यु हो गई थी। बताएं, ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई ना, ठीक है। अब मेंडल ने काम किस पर किया, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मेंडल ने वैसे तो कई सारी चीजों पर काम किया था मेंडल ने, ठीक है। उन्होंने गेहूं पर, मधुमक्खी पर, ठीक है, और भी कई सारी चीजों पर काम किया, बट उन्होंने मुख्य रूप से जो काम किया था वो किस पर किया था, मटर पर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा मटर, जंगली मटर पर काम किया था क्या, नहीं, उन्होंने गार्डन पी, गार्डन पी, यानी जिसको हम कल्टीवेट करते हैं, जिसका हम उत्पादन करते हैं, जिसकी हम खेती करते हैं, मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइजम सेटिवम, ठीक है। इस पर काम किया था किसने, मेंडल ने, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जंगली मटर भी होता है क्या, मैं बोलूंगा हाँ, जंगली मटर भी होता है, और जंगली मटर का साइंटिफिक नेम याद रखना, वैज्ञानिक नाम याद रखना, लेथायरस ऑडोरेटस। कौन बच्चों, लेथायरस ऑडोरेटस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है, जंगली मटर। ये बाद में आएगा इसी चैप्टर में, जंगली मटर कौन, लेथायरस ऑडोरेटस, ठीक है। अभी सिर्फ इतना सा बेटा आपने याद रखना है कि मेंडल ने अपना कार्य किया किस पे, मटर पर, ठीक है। कौन, पाइजम सेटाइवम, जो जंगली मटर नहीं था, ठीक है। कब से कब तक किया, बात आ रही है कब से कब तक किया, तो उन्होंने अपना प्रयोग किया था 1856 से लेकर 1863 तक। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा। कितने साल हो गए हैं, 7 ईयर्स तक, 7 साल तक उन्होंने काम किया किसके ऊपर, मटर के ऊपर। सिंपल सा था। चलें आगे, आइए ये लिख लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं ये हटाने वाला हूं, ठीक है। चले, अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि मेंडल ने काम किया किसके ऊपर, मटर के ऊपर, 7 साल तक काम किया, 1856 से लेकर 1863 तक, ठीक है। अब काम करने के बाद उन्होंने कुछ रिजल्ट दिए। क्या थे वो रिजल्ट, अब ध्यान से सुनना। मेंडल जो है 1884 में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1863 तक उन्होंने काम किया था और 1865 में उन्होंने अपना रिजल्ट दिया था, ठीक है। एक पुस्तक में बताया, एक जर्नल में, जिसका नाम वैसे तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, कौन, नेचर फॉर शेंडर वेरीन, ठीक है। इस तरह की पुस्तक में उन्होंने अपना कार्य समझाया, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, 1884 में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1856 से लेकर 1863 तक उन्होंने कार्य किया। 1865 में उन्होंने अपने रिजल्ट को पब्लिश किया, लोगों को बताया, किसमें, नेचर फॉर शेंडर वेरीन पुस्तक में, ठीक है। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। उनका जो रिजल्ट था, उन्होंने जो भी चीजें समझाई, वो चीजों के लिए उनको बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं मिला, उनकी चीजों को बिल्कुल भी सराहा नहीं गया, यानी उनकी चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, उनके काम को बिल्कुल भी लोगों ने नहीं देखा।
अब आप कहेंगे क्यों नहीं देखा, वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 चीजें बता देता हूं। क्या कि जब 1884 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके कार्य को, जब तक वो जिंदा थे तब तक उनके कार्य को किसी ने भी नहीं पहचाना, मरते दम तक उनके कार्य को किसी ने नहीं पहचाना। मरने के 16 साल बाद, कब? मरने के 16 साल बाद, ध्यान से सुनिएगा, मरने के 16 साल बाद 3 वैज्ञानिक, कितने बच्चों? 3 वैज्ञानिकों ने उनके कार्य को देखा या उनके कार्य को वापस से उजागृत किया, उनके कार्य को वापस से डिस्कवर किया। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? ध्यान से नाम सुनिएगा। सबसे पहला वैज्ञानिक, नाम ध्यान से सुनिएगा, कार्ल कोरेंस। क्या नाम है बच्चों? कार्ल कोरेंस। उन्होंने अपना कार्य किया था किस पे? मक्के पर। किस पर कार्य किया था? मक्के पर। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जब नीट का एग्जाम देते थे तो क्वेश्चन पूछा जाता था कि साहब कार्ल कोरेंस कहां के थे? जरा जल्दी से सोचिए, मेंडल कहां के थे? ऑस्ट्रिया के। कहां के थे? ऑस्ट्रिया के। ठीक है। कार्ल कोरेंस कहां के थे? तो कार्ल कोरेंस आपने याद रखना, ये थे आपके जर्मनी के। कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है। और इन्होंने अपना कार्य किस पर किया था? मक्के पर किया था। सिंपल। चलिए, दूसरा वैज्ञानिक ह्यूगो, HUGODE व्रीज, VRIES। जिनको इंग्लिश के वर्ड समझ में ना है, मैं लेटर भी बोल देता हूं, HUGODE ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है साहब, ये कहां के थे बेटा जी? ये थे आपके हॉलैंड के। कहां के थे ये? हॉलैंड के। इन्होंने किस पर, कौन से पेड़ पर काम किया, कौन से पौधे पर काम किया? तो याद रखना, इन्होंने प्रिम रोज पर काम किया था। किस पर काम किया था? प्रिम रोज पादप पर काम किया था। ठीक है। हॉलैंड के थे, याद रखना, कार्ल कोरेंस जर्मनी, ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड। तीसरा एरिक, ERICH VON, वॉन, TSCHERMAK, एरिक वॉन टेशरमार्क। ये कहां के थे? ये वहीं के थे जहां का मेंडल था। कहां के? ऑस्ट्रिया के। और इन्होंने सिर्फ एक पौधे पर काम नहीं किया, इन्होंने अनेक पौधों पर काम किया था। अनेक पौधों पर काम किया था। ठीक है। तो इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई है। क्या बोला? मेंडल के मरने के 16 साल बाद। अब आप मुझे बताएं, मेंडल 1884 में मरा, तो उसके 16 साल बाद, यानी कौन सा वर्ष चल रहा होगा? यानी 1900 में इन 3 वैज्ञानिकों ने, ये 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के मरने के बाद 1900 में मेंडल के कार्य को वापस से खोज की, वापस से बताया कि अरे भैया ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब इन तीनों ने जो भी कार्य किया, बोले ये तो पहले भी खोजा जा चुका। और किसने खोजा है? मेंडल ने खोजा। उसके कार्य को किसी ने पहचाना ही नहीं। बाद में जाके पता लगा, अरे बाबा मेंडल तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसने बहुत मेहनत करके आनुवांशिकता के बारे में बताया। इसके बाद में मेंडल को क्या दर्जा दिया गया? किसके? जनक का, आनुवांशिकी के जनक का। तो मेरे ख्याल से ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई है। ठीक है। आइए मैं ये हटा रहा हूं बेटा जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे चल रहे हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चल रहे हैं। मैं हटा रहा हूं ये। ठीक है। हाँ जी, अब बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, मेंडल के कार्य को लोगों ने क्यों नहीं पहचाना? आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेंडल के कार्य को बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं मिला? उनके कार्यों को लोगों ने नहीं पहचाना, यानी लोगों ने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी किसके कार्य को? मेंडल के। क्या रीजन थे, क्या कारण थे? सबसे पहला कारण
क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? कारण पढ़ रहे हैं कि कौन से कारण थे जिसकी वजह से मेंडल के कार्य को बिल्कुल भी पहचाना नहीं गया था। सबसे पहला कारण बेटा जी, ये सारी बात जो हो रही है आनुवांशिकी की, सब कुछ ये लगभग कब की है? 1865 के आसपास की। उन्होंने अपना कार्य बताया था ना लोगों को। अब जरा सोचिए, उस टाइम पर मेंडल ने जो भी खोज की होगी, क्या उन्होंने उस टाइम पर वो सारी चीजें, सोचिए, दूर दराज वैज्ञानिकों को कैसे बताई होगी? क्या फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसके थ्रू बताई? सोचिए, उस टाइम पे तो ये चीजें नहीं थी ना। तो उस टाइम पर, इतनी पुरानी बात है, उस टाइम पर दूर संचार के साधन नहीं थे, यानी दूर दराज वैज्ञानिक जो है उनके कार्य को नहीं पहचान सके। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? दूसरा रीजन क्यों नहीं पहचाना, ध्यान से सुनना। उस टाइम पर ज्यादातर वैज्ञानिक जो थे वो अपना सारा का सारा ध्यान उन्होंने केंद्रित कर लिया था किस पर? डार्विन के सिद्धांत पर। याद है ना, नाम सुना हुआ ना डार्विन? हम पढ़ेंगे, विकास चैप्टर आएगा, वहां पर भी आएगी। किसकी बात करेंगे हम? डार्विन की। ठीक है। प्राकृतिक चयन का नियम याद करिए, पढ़ा होगा 9th क्लास में, याद आ रहा है? डार्विनिज्म या डार्विन ने क्या बताया था? प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का नियम बताया था ना। तो उस टाइम ज्यादातर वैज्ञानिकों का ध्यान किसकी तरफ था? डार्विन के सिद्धांत की तरफ था। इसकी तरफ पढ़ा ही नहीं, मेंडल की तरफ ध्यान ही नहीं गया। चलिए जी, ये 2 रीजन हो गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है क्या? कि मेंडल ने अपने प्रयोग में करने के बाद, मतलब प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट दिया, वो सारा का सारा गणित पर आधारित था। यानी उन्होंने जो भी कैलकुलेशन करी थी वो किससे करी थी? गणित से, यानी मैथ्स से, मैथमेटिक्स। यानी उन्होंने मैथ्स को यूज में लिया था, गणित को यूज में लिया था सारे की सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। और उस टाइम पर जो आपके जीव वैज्ञानिक थे, यानी जो आपके बायोलॉजिस्ट थे, वो तो गणित से तो परे होते थे, दूर भागते थे, क्योंकि गणित को बायोलॉजी में कैसे लेकर आएंगे। तो उनके रिजल्ट जो था वो ज्यादातर किस पर आधारित था? उनके रिजल्ट में जो कैलकुलेशन हो रही थी वो मैथमेटिक्स से हो रही थी, इसलिए उनके रिजल्ट को नहीं देखा लोगों ने। आखिरी रीजन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने ये बोला, क्या बोला? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, किस रूप में? किसी रसायन के रूप में। और वो रसायन उन्होंने क्या बोला था? कारक बोला था या नहीं बोला था? बोला था ना, कारक था ना, जिसको हमने क्या नाम दिया बाद में? जीन नाम दिया था ना, जोहानसन ने नाम दिया था। लेकिन जब दूसरे वैज्ञानिकों ने उनसे पूछा कि भाई चलो अच्छी बात है, आप ये बता रहे हो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई रसायन जा रहा है जिसको आपने कारक बोल दिया, दिखाओ तो सही कहां है कारक, कौन है कारक, कैसा दिखता है कारक, किधर है कारक। जब ये क्वेश्चन उनसे पूछे गए कि भैया जीन कौन है या कारक कौन है, कहां पर है, किधर है, कैसा दिखता है, कैसे जा रहा है, तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यानी कारक के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दे पाए, जीन के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दे पाए। इस कारण ये 4 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से मेंडलिज्म या मेंडल का जो रिजल्ट है या मेंडल ने जो भी चीज बताई उसको बिल्कुल भी उस चीज के लिए सराहा या प्रोत्साहन नहीं मिला। क्लियर है बेटा जी? यहां पर चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया कि कार्य को नहीं पहचाना। अब हम बात करेंगे बेटा जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे चल रहे हैं। अब मेंडल ने, मैं इसको हटा रहा हूं बेटा जी, मेंडल ने जो कार्य किया वो किस पर किया था? मटर पर किया था। किस पर किया था? मटर पर किया था। अब ये तो हमने देख लिया कि साहब मेंडल के कार्य को लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन जब पहचान लिया बाद में, यानी 1900 के बाद में जब पहचाना, तो पता लगा कि मेंडल की सक्सेस के क्या कारण थे।
यानी समझिए, मेंडल से पहले कई ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवांशिकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? मेंडल से पहले कई ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवांशिकी के ऊपर कार्य किए, लेकिन उनको हम नहीं बोलते। क्या आनुवांशिकी के जनक किसको बोलते हैं? मेंडल को। क्यों बोलते हैं? कोई ना कोई रीजन होंगे, कोई ना कोई कारण होंगे कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो क्यों अच्छे थे, क्या रीजन था उनके सक्सेस का। तो सबसे पहला रीजन, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला रीजन था उन्होंने अपने जितने भी संकरण कराया था, पादपों के बीच में क्या कराया था? संकरण कराया था, क्रॉसिंग कराई थी, ठीक है। उन सारे संकरण में उन्होंने जो जनक लिए थे वो कैसे लिए थे? शुद्ध लिए थे, अशुद्ध नहीं लिए थे। कैसे लिए थे? शुद्ध। अब आप कहेंगे साहब ये शुद्ध क्या होता है? ये प्योर पेरेंट्स क्या होते हैं? ये ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मेंडल की सक्सेस का, कि उन्होंने जो भी लिए थे, क्या लिए थे बेटा जी? याद करिए, पेरेंट्स लिए। वो सारे के सारे पेरेंट्स जो थे वो कैसे थे बेटा जी? आपने याद रखना है, सारे के सारे पेरेंट्स जो थे वो कैसे थे? आपके शुद्ध थे। अब आप कहेंगे सर शुद्ध का मतलब क्या होता है? सॉरी बेटा, वो थोड़ा सा आवाज अटक गई थी। अब देखिए, शुद्ध का मतलब क्या होता है, यहां पर समझने की कोशिश करिए। शुद्ध का मतलब क्या है? देखिए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो पेरेंट्स लिए वो शुद्ध लिए थे। क्या मतलब है इसका? ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो पेरेंट्स लिए वो समयुग्मनज थे। क्या थे वो? समयुग्मनज। अब समयुग्मनज का मतलब कि जो एलील होंगे वो दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। वो जो जीन का जोड़ा होएगा वो कैसा होएगा? समान होएगा, ठीक है। और विपरीत होंगे, यानी एक प्रभावी होएगा तो दूसरा अप्रभावी होएगा। यानी उन्होंने जो जनक लिए वो शुद्ध लिए और विपरीत लक्षण वाले लिए थे। कैसे लिए थे? अलग अलग लक्षण, एक प्रभावी है तो दूसरा अप्रभावी है। समझ में आ गया? तो शुद्ध का मतलब समझ में आ गया। अब जरा सोचिए, अगर मैं ये लिख देता हूं, ये वाला जीनोटाइप, तो ऐसा जनक याद रखना क्या कहलाता है? अशुद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? अशुद्ध। तो शुद्ध और अशुद्ध का मतलब समझ में आ गया। शुद्ध का मतलब जिसमें दोनों जीन कैसे होंगे? समान होंगे, वो क्या कहलाएगा? शुद्ध। और अशुद्ध का मतलब कहीं ना कहीं, जहां पर कहीं ना कहीं दोनों जीन कैसे होंगे? अलग अलग, वो क्या कहलाएगा? अशुद्ध कहलाएगा। समझ में आ गया? अब ये शुद्धता बनाए रखने के लिए जरा सोचिए, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, आपको पता है ना, शुद्धता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वपरागण के परपरागण। जरा सोचिए, शुद्धता यानी किसी भी पीढ़ी के लक्षणों को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? स्वपरागण। यानी ये जो पेरेंट्स जो हैं, अगर इनके बीच में, अगर इसकी मैं इसी से क्रॉसिंग करूंगा तो जरा सोचिए, जो नया जो पीढ़ी आएगी वो कैपिटल टी आएगी। इसकी मैं इसी से ही करूंगा तो क्या आएगी? स्मॉल टी आएगी। आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। तो शुद्धता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? स्वपरागण करना पड़ता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर हम देखिए, चलिए, तो यहां पर उन्होंने जो पेरेंट्स लिए थे वो कैसे लिए थे? शुद्ध लिए थे। ये पहला रीजन था मेंडल की सक्सेस का, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं बेटा जी यहां से। कैसे लिए थे उन्होंने जनक? कैसे लिए थे बेटा जी? शुद्ध लिए थे, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा रीजन है उन्होंने जो भी रिजल्ट दिए वो सारे के सारे रिजल्ट का उन्होंने रिकॉर्ड बनाकर रखा था। क्या बोला मैंने? उन्होंने जो भी रिजल्ट दिए उन सभी का रिकॉर्ड उन्होंने पेपर में बनाकर रखा था। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि जैसे उन्होंने मान लेते ये वाली क्रॉसिंग कराई थी, कौन सी? ये ऊपर वाली देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यहां से जो पादप आए थे, लगभग 300 पादप आए थे। कौन से? कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल आए थे, यानी लंबे आए थे। तो इस तरीके से उन्होंने सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए सारा का सारा रिजल्ट का उन्होंने क्या बना रखा था? रिकॉर्ड बना रखा था। समझ में आ गया? चलिए, तो दो रीजन आपको क्लियर हो गए हैं। यहां पर क्या जनक कैसे थे? शुद्ध थे, और उन्होंने अपने रिजल्ट का क्या बना रखा था? रिकॉर्ड बना रखा था। तीसरा कारण कि उन्होंने साहब किसको चूज किया?
किसको चूज किया था? मटर को। ये मेंडल की सक्सेस का रीजन है, मेंडल की सक्सेस का ये कारण है कि उन्होंने चूज किया था किसको? मटर को। क्यों? ऐसी क्या खासियत थी मटर की? तो देखिएगा, मटर का पौधा जो होता है वो हर 2 महीने में, 2 मंथ में, हर 2 महीने में हम उसकी क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। उसकी हर 2 महीने में उससे नई पीढ़ी पैदा हो सकती है। तो जल्दी जल्दी क्या होएगा? जरा सोचिए, खेती हो जाएगी ना, जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? पहला, मटर में अपने आप स्वयं परागण होता है। क्या होता है? मटर में स्वयं परागण होता है। ठीक है। और आखिरी, मटर के जो बीज जो होते हैं उनका आकार बड़ा होता है। कैसा होता है? आकार बड़ा होता है, तो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। तो थोड़े थोड़े सी मतलब कुछ महीनों में ही हम उसको जल्दी जल्दी खेती करके क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। हम स्वयं परागण करा सकते हैं। हम बीज देख रहे हैं, उसके बीज का आकार कैसा है? बड़ा है। समझ में आ गया? तो ये कुछ कारण थे किस चीज के? मेंडल के। रीजन थे किस चीज के? मेंडल की सक्सेस के। चलें आगे। अब बेटा जी, हम जो नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेंडल ने अपने कार्य में जो उन्होंने प्रयोग किया था उसमें उन्होंने कौन से लक्षणों को देखा था। इतना आपको याद है, उन्होंने 7 लक्षण का क्या किया था? अध्ययन किया था। अब आपको अपनी कॉपी में वो 7 लक्षण लिखने हैं। कौन कौन से वो 7 लक्षण थे? लंबाई थी पादप की, बीज का रंग था, बीज का आकार था, पुष्प की स्थिति थी, फूल का रंग था, कली का रंग था, कली का आकार था। ये सारे लक्षण हैं। ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। आज तो ये जस्ट एक मतलब एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, समझने वाली चीज थी। क्योंकि देखिए, जेनेटिक्स समझने के लिए छोटे छोटे बिंदुओं का समझ में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूं अधिकतम बच्चों को तो एलील ही नहीं पता क्या होता है एलील। एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित कर रहा है ये पता ही नहीं है। ठीक है। तो आज जो मैंने चीजें समझाई हैं वो ऐसी चीजें हैं जो आगे इस चैप्टर में काम में आने वाली है। तो अगली जब नेक्स्ट मास्टर क्लास लगेगी उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में? मेंडलिज्म के बारे में। ठीक है। ओके देन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।